हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केशवानंद भारती केस के बारे में और जानेंगे बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत के बारे में। लेकिन डायरेक्टली हम केशवानंद भारती केस पर बात ना करते हुए हम इसकी स्टार्टिंग को जानेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 13 के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक बात की गई है फंडामेंटल राइट्स की और इसी में बात की गई है आर्टिकल 13 की, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट होगा उसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि विधायिका या कार्यपालिका अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके फंडामेंटल राइट्स को कम करने की कोशिश करती है या फिर उनके अगेंस्ट कोई कानून बनाती है, तो ऐसे में न्यायपालिका उस कानून को शून्य घोषित कर देगी या फिर अमान्य डिक्लेयर कर देगी। तो यहीं से हमें पता चलता है न्यायिक समीक्षा के बारे में। जुडिशियल रिव्यू का जो आधार है वो आर्टिकल 13 ही है और इसीलिए आर्टिकल 32 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के पास और आर्टिकल 226 के माध्यम से हाई कोर्ट के पास ये शक्ति है कि वो मौलिक अधिकारों की रक्षा करे और मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए किसी भी कानून को जो मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट हो उसे शून्य घोषित करे। आर्टिकल 13 के सब क्लॉज 2 में बात की गई है कि मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट होने पर कोई भी कानून उस मात्रा तक शून्य हो जाएगा जहां तक वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। यानी कि पूरे कानून को खत्म नहीं किया जाएगा, केवल जहां तक वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है सिर्फ उस पार्ट को डिलीट किया जाएगा, पूरे कानून को डिलीट नहीं किया जाएगा। 13 के सब क्लॉज 3 में बात की गई है विधि की, यानी कि यहाँ पर जो लॉ है वो किसे माना जाएगा। तो कोई भी अध्यादेश, कोई भी उपविधि, नियम, अधिसूचना या फिर प्रशासनिक आदेश विधि के अंडर आएंगे और ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाई जाएगी जो मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट हो। अब मेन डिस्प्यूट यहीं से शुरू होता है क्योंकि आर्टिकल 368 में बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की कि संसद द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है। संसद संविधान में चेंज भी कर सकती है, कुछ ऐड भी कर सकती है और कुछ डिलीट भी कर सकती है। यानी कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की पावर है। लेकिन जब हम बात करते हैं आर्टिकल 13 के सब क्लॉज 3 की, उसमें विधि की परिभाषा दी गई है, लेकिन उस विधि की परिभाषा में कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन वर्ड का यूज नहीं किया गया। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकारों में चेंजेस किए जा सकते हैं या फिर संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकार में भी संशोधन किया जा सकता है। क्योंकि जिस आर्टिकल 13 में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की बात की गई है, किसी भी कानून को शून्य घोषित करने की बात की गई है जो मौलिक अधिकार के अगेंस्ट हो, वहाँ पर कहीं भी संविधान संशोधन की बात नहीं की गई। तो इससे यही समझा जा सकता है कि संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकारों में भी चेंजेस किए जा सकते हैं। तो यहाँ से हमारे सामने दो सवाल आते हैं, क्या संसद के पास संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वो असीमित है, और दूसरा क्या मौलिक अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है। तो यहाँ से विवाद शुरू होता है आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 के बीच में। अब दूसरा विवाद है फंडामेंटल राइट्स और नीति निर्देशक सिद्धांतों को लेकर। ओरिजिनली हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें से एक संपत्ति का अधिकार भी था और संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों की भी बात की गई थी, जिसमें लोक कल्याण, सामाजिक आर्थिक समानता लाने की बात की गई है। तो डीपीएसपी को ही ध्यान में रखते हुए आजादी के बाद से सरकार लगातार भूमि सुधार और लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन के प्रयास कर रही है। अब जब भी सरकार कोई ऐसा कानून लाती है जो लैंड के रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है, तो उसमें लोग सहारा लेते हैं संपत्ति के मौलिक अधिकार का, क्योंकि लोगों के पास उस समय संपत्ति का मौलिक अधिकार था। तो ऐसे में सरकार लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर सकती थी। तो इसीलिए दूसरा मुद्दा, जो दूसरा विवाद खड़ा होता है, वो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच होता है। तो यहाँ से भी हमारे सामने दो सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल कि फंडामेंटल राइट जरूरी है या फिर नीति निर्देशक सिद्धांत, और दूसरा सवाल ये कि क्या नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट्स में कमी की जा सकती है। तो आजादी के बाद से ही हमारे सामने ये दो विवाद खड़े हो जाते हैं, जिसका समाधान हमें 1973 केशवानंद भारती केस से मिलता है। सबसे पहले 1951 में जाता है सुप्रीम कोर्ट में शंकरी प्रसाद केस, और इस केस का फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 368 आर्टिकल 13 के अधीन नहीं है, यानी कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। यानी कि आर्टिकल 368 वर्सेस 13 की लड़ाई में यहाँ पर आर्टिकल 368 की जीत होती है। दूसरा केस आता है 1965 में सज्जन सिंह केस।
जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपना पहला डिसीजन को रिपीट करते हुए कहती है कि फंडामेंटल राइट्स में संशोधन किया जा सकता है और ये 13 के अधीन नहीं है। लेकिन 1967 में आता है गोलकनाथ केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाते हुए कहती है कि आर्टिकल 368 आर्टिकल 13 के तहत एक विधि है और आर्टिकल 368 के माध्यम से फंडामेंटल राइट्स में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो इन दोनों की लड़ाई में यहाँ पर जीत होती है आर्टिकल 13 की, जिससे सरकार को ये निर्देश दिया जाता है, संसद को ये निर्देश दिया जाता है कि आर्टिकल 368 के माध्यम से मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, मौलिक अधिकारों में कमी नहीं की जा सकती। अब उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और वो अपनी नीतियों को समाजवादी रूप देना चाहती थी और इसके लिए फंडामेंटल राइट्स में संशोधन करना जरूरी था, क्योंकि उन्हें नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करना था। और इसीलिए उन्होंने गोलकनाथ फैसले को पलटने के लिए संविधान में कुछ संशोधन किए। सबसे पहला उन्होंने संशोधन किया 24वां संविधान संशोधन, जिसके माध्यम से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया 368 सब क्लॉज 1। इसमें कहा गया कि संसद के पास संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति है। 368 में सब क्लॉज 3 भी ऐड किया गया, जिसमें बताया गया कि आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 की विधि में संशोधन शामिल नहीं है, यानी कि संसद संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकारों में भी चेंजेस कर सकती है। आर्टिकल 13 में भी सब क्लॉज 4 ऐड किया गया और उसमें भी मेंशन किया गया कि संविधान संशोधन विधि पर, जो आर्टिकल 13 में विधि की बात की गई है, उस पर लागू नहीं है। संसद की जो संविधान में संशोधन करने की शक्ति थी उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। संसद के पास संशोधन करने की असीमित शक्ति है। कॉन्स्टिट्यूशन में 25वां संशोधन भी किया गया, जिसमें बताया गया कि डीपीएसपी को लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस किए जा सकते हैं। जो फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 14, 19 और 31 है, वो डीपीएसपी से कम इम्पोर्टेंट, यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के आर्टिकल 39 बी और सी से कम इम्पोर्टेंट है। यानी कि आर्टिकल 39 बी और सी के तहत कोई भी कानून लाया जाएगा तो उसका जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 14, 19 और 31 के आधार पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि आर्टिकल 14 बात करता है समानता के अधिकार की और 19 और 31 में बात की गई है संपत्ति के अधिकार की। लेकिन इंदिरा गांधी को आर्टिकल 39 बी और सी लागू करना था, उन्हें सोसाइटी में इक्वालिटी लानी थी, गरीबों का कल्याण करना था। तो इसीलिए इस संशोधन में नीति निर्देशक सिद्धांतों को फंडामेंटल राइट्स के ऊपर वरीयता दी गई और इसका जुडिशियल रिव्यू भी नहीं किया जा सकता था। उसके बाद किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में 26th अमेंडमेंट, जिसमें प्रीवी पर्स की समाप्ति की गई। जो राजा महाराजाओं को पेंशन दी जाती थी उसको खत्म कर दिया गया। उसके बाद किया गया 29th अमेंडमेंट। 29th अमेंडमेंट में 9वीं अनुसूची में बहुत से विषयों को शामिल किया गया और 9वीं अनुसूची में जिन भी विषयों को शामिल किया जाता है उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। तो इसमें भूमि सुधार से रिलेटेड बहुत से कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल किया और केरल सरकार के भूमि सुधार अधिनियम को भी 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अब यहाँ से आता है केशवानंद भारती केस, क्योंकि केशवानंद भारती केरल के एक मठ के मुख्य पुजारी थे और वो मठ की जमीन के मालिक भी थे। अब केरल भूमि सुधार अधिनियम के माध्यम से सरकार द्वारा मठ की जमीन को अर्जित किया जाना था, तो इसीलिए केशवानंद भारती ने सुप्रीम कोर्ट में संविधान संशोधन 24, 25, 26, 29 को चैलेंज किया और इसके लिए उन्होंने अपने मौलिक अधिकार आर्टिकल 25, 26, 14, 19, 1F और 31 का सहारा लिया और उन्होंने कहा कि सरकार उनकी संपत्ति जब्त नहीं कर सकती, क्योंकि उनके पास संपत्ति का अधिकार है, उनके पास धार्मिक प्रचार का अधिकार है, अपने धार्मिक मान्यताओं के प्रबंधन का अधिकार है और इसीलिए सरकार ने ये जो भी संशोधन लाए हैं वो असंवैधानिक हैं। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में 13 जजेस की एक बेंच बैठी और उस बेंच ने 7-6 के रेशियो में अपना निर्णय दिया। फैसले में कहा गया कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति है। संसद संविधान में कितना भी संशोधन कर सकती है। संसद मूल अधिकारों में भी, यानी कि फंडामेंटल राइट्स में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन संसद को मूल ढांचे में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। तो यहीं से बात आती है मूल ढांचे की, बेसिक स्ट्रक्चर की। अब सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे की कोई परिभाषा तो नहीं दी है, लेकिन उसको सूचीबद्ध किया है। उसमें बहुत से विषयों को शामिल किया है कि संसद द्वारा इन विषयों में चेंजेस नहीं किए जा सकते, क्योंकि अगर इन विषयों में चेंजेस किए गए तो संविधान अपनी आत्मा को, अपने दर्शन को खो देगा। मूल ढांचे का मतलब है संविधान का एक ऐसा भाग जिसे संसद द्वारा बदला नहीं जा सकता, यानी कि संसद अपनी संशोधन की शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकती। संसद संविधान में इतना परिवर्तन नहीं कर सकती कि संविधान अपना मूल रूप, अपनी पहचान, अपना दर्शन ही खो दे। और अगर मूल ढांचे के खिलाफ कभी भी संविधान में संशोधन किया जाएगा तो उसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। मूल ढांचे में विधि के शासन, संघीय संविधान संशोधन प्रक्रिया, न्यायिक समीक्षा, पंथ निरपेक्षता,
न्यायिक स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा, शक्ति पृथक्करण, संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव, कल्याणकारी राज्य, इन सभी विषयों को शामिल किया गया है। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस लिस्ट को अपडेट भी किया जाता है, यानी कि इसमें नए विषयों को भी जोड़ा जाता है। तो इस तरह ये विवाद 1951 से लेकर 1973 तक चला, जिसका सॉल्यूशन हमें मिला केशवानंद भारती केस के बाद। 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में अपना फैसला सुनाया और बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया। सो आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।